दोस्तों आज की वीडियो में आपको सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, आपको पता होगा कि जीएस में जो है आर्टिकल्स से जीएस में आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलता है किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। ठीक है, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आर्टिकल्स का पॉलिटी में बहुत ही ज़्यादा रोल हो जाता है। तो आज जो है आपको आर्टिकल्स कभी दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इस तरीके से समझाने वाला हूँ। और कभी भी देख लेना आप, जो 1 से 80 तक के आर्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 से 80 तक के जो आर्टिकल्स हैं आज उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कुछ बचे हुए आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको बताऊँगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ से ही आपका जो है 95% तक 1 से 80 तक जो आर्टिकल हैं वहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो फंस जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई आर्टिकल रह जाएगा तो उसकी भी बात हम अगली वीडियो में कर लेंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल इस पर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ही यह इंपॉर्टेंट है, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तो आरपीएफ कांस्टेबल में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है आपके जो आर्टिकल्स हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में आपको कहीं कहीं तो 2 क्वेश्चन भी आर्टिकल के देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे जो है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अपने 1 से 80 तक के आर्टिकल, सभी को आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो में बस एंड तक बना रहना, आप एंड में आप खुद अपने आप जो आपको आधे से ज़्यादा आर्टिकल्स है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आएगा आर्टिकल का कि संविधान संशोधन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 312 है, बिल्कुल नहीं, 312 नहीं है। कि आर्टिकल 368 जो है वो क्या संविधान संशोधन से संबंधित है, तो बिल्कुल हाँ, जो आर्टिकल 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हमने यह जो है वो लिया है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल दे रखा है एक 312। आर्टिकल 312 किससे संबंधित, 312 के बारे में बात करते हैं तो यह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से, है ना। जितनी भी अपनी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं उनसे संबंधित है आर्टिकल नंबर 312। अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है भारत में कौन माना जाता है, तो सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भारत में माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है भारत में। आर्टिकल नंबर 324 जो आगे लिख रहा है ये किससे संबंधित है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 324 है ये है आपका चुनाव आयोग से संबंधित। किससे संबंधित है, चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर 324 हमको बताता है। और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन है, वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, वो है आपके ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार को वर्तमान में चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। इनसे पहले राजीव कुमार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। और जो आर्टिकल 320 है, आर्टिकल 320 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 320 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल जो 320 है इसका संबंध है आपके जो यूपीएससी और एसपीएससी होते हैं, यूपीएससी और एसपीएससी जो होते हैं इनके जो कार्य हैं, इनके कार्यों से संबंधित है। यूपीएससी व एसपीएससी के जो सदस्य हैं इनके जो कार्य होते हैं इनसे संबंधित है आर्टिकल नंबर 320। तो यहाँ तक हमारे जो है 4 आर्टिकल जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो राष्ट्रपति का पद पहला ही ऑप्शन सही है, 52, आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 52 में हमको राष्ट्रपति का पद देखने के मिलता है। आर्टिकल 53 में क्या है, तो 53 में है जो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सभी की सभी किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, सभी किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं सभी के सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी। और इससे जो अगला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है, 54 बताता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है
उसके बारे में हमको जो आर्टिकल 54 है वो बताता है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। आपको पता होगा जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते, जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आर्टिकल 57 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 57 जो है वो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का जो पुनः निर्वाचन होता है उससे संबंधित है आर्टिकल 57। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य क्या 51 में नहीं, 51A में जो है मौलिक कर्तव्य को दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से जोड़े थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? इसके बारे में आपको पता होगा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 11वां मौलिक कर्तव्य कब ऐड किया था? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 2002 के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल जो 51 दे रखा है, 51 किससे संबंधित है वो मैं आगे आपको बता ही दूंगा जब 1 से। अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक हमारे कुछ आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 80 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनेंगे, 1 से लेकर 80 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनेंगे सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको आर्टिकल नंबर 1 से 80 तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 1 से ही। पहले 1, 2, 3 और 4 की बात कर लेते हैं। ये भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, चारों ही आर्टिकल जो हैं भाग 1 में आ जाते हैं। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 में क्या है। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि जो भारत है जो वो एक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा, राज्य व यूटीज का संघ होगा। ये भाग 1 में, आर्टिकल नंबर 1 में इस बारे में बात की गई है। ठीक है, कि जो भारत है वो राज्य व यूटी का संघ होगा। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा है कि भारत के बाहर से किसी भी क्षेत्र को मिलाने के बाद उसकी जो सीमा में संशोधन है वो कौन करेगी? वो संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? जो पावर्स हैं वो संसद के पास है। जो पावर्स है वो संसद के पास है। आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में बताया गया है कि भारत के अंदर किसी क्षेत्र की सीमा परिवर्तन, या फिर उसका नाम परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो भी किसके पास है? वो भी संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, जो शक्तियां हैं वो भी संसद के पास है। यह आर्टिकल 3 में बताया गया है। आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है? 4 में है कि जो आर्टिकल 2 और 3 है, आर्टिकल 2 और 3 जो हैं, 2 और 3 है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन से है, जो मैं आपको बता चुका पहले से ही। ठीक है, संविधान संशोधन से है। आगे बात करते हैं, ये आपका भाग 1 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। ये भाग 1 के आर्टिकल्स हैं 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 2 में कौन से। भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल आते हैं। और ये जो भाग है ये आपका
एक मिनट, ये जो भाग है ये भाग 2 है और ये नागरिकता से संबंधित है। इसमें आर्टिकल है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, इसमें 11 आर्टिकल्स हैं, 11 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 में बताया गया है कि भारत में जन्मे जितने भी लोग हैं सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे। सभी लोग भारतीय होंगे, उनकी जो नागरिकता होगी वो भारतीय होगी। भारत में जन्म में जितने भी लोग हैं सभी भारतीय होंगे, ये बात करता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए लोग, पाकिस्तान से आए भारतीय होंगे। पाकिस्तान से जितने भी आए थे दंगे के टाइम पर आए नागरिकों के बारे में है। ठीक है, जितने भी नागरिक हैं सभी क्या होंगे? उनकी जो नागरिकता है वो भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो भारतीय होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 7 की। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 7 है, ये बताता है कि 1950 के बाद 1950 के बाद 1950 के बाद जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक जन्मे हैं वो सभी भारतीय होंगे। ठीक है, 1950 के बाद जन्मे सभी भारतीय होंगे। जितने भी लोग हैं वो सभी क्या होंगे? वो भारतीय होंगे। 1950 के बाद जितने भी लोग जन्मे हैं वो सभी क्या होंगे? वो भारतीय नागरिक होंगे। आर्टिकल 8 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 बताता है, आर्टिकल जो 8 है वो बताता है कि जितने भी व्यापारी हैं बाहर, अपने जो देश के बाहर जो व्यापारियों से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? व्यापारियों से संबंधित आर्टिकल है 8। ठीक है, आर्टिकल 8 किससे संबंधित है? व्यापारियों से संबंधित है। आर्टिकल 9 किससे संबंधित है? आर्टिकल 9 के बारे में बात करते हैं तो अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं ना, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता जो है ना वो हो जाएगी समाप्त। वो क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, ये बताता है आपको। आर्टिकल जो 10 के बारे में बात करते हैं। 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 बताता है कि नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ही दिलवाई जा सकती है। किस विधि द्वारा? संसदीय विधि द्वारा। और आर्टिकल 11 क्या बताता है कि इसमें जो संशोधन होगा वो सिर्फ कौन करेगी? संसद। किसके पास है नागरिकता में संसद? संसद ही संशोधन कर सकती है। अब संशोधन की बात करते हैं तो अब तक इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन जो एक्ट है, नागरिकता संशोधन एक्ट, नागरिकता संशोधन एक्ट जो है वो आया था 1955 में। कब आया था? 1955 में। और नागरिकता में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। CAA, CAA भी याद रखना आपको 2019 का है। CAA कब का है? 2019 का है। आगे बात करते हैं हम। अब आपके 11 तक आर्टिकल हो चुके हैं। अब बात करते हैं 12 से लेकर के 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार हैं 12 से लेकर के 35 तक। इनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 12 और 13 की। ठीक है, 12 और 13 की बात करेंगे। 12 और 13 में क्या क्या है? 12 और 13, 12 में है कि राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य की परिभाषा। और 13 में है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी
जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो, मौलिक अधिकारों का क्या करते हो, उल्लंघन करते हो, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है? 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। उसके बाद है आपका 19 से 22 तक। 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। इनको बांटा गया है 6 भागों में। ठीक है। उसके बाद है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे 25 से 28। 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। आगे है 29 और 30। 29 और 30। 29-30 में क्या है? शैक्षिक संस्कृति का अधिकार। शैक्षिक संस्कृति का अधिकार है। और 31वां जो आर्टिकल है उसको खत्म कर दिया गया है। 31वें आर्टिकल को खत्म किया गया है। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो इनके बारे में अब हमको पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलता है। ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलता ही मिलता है। अब पढ़ते हैं हम इनके बारे में एक एक करके। जैसे कि यहाँ पर 14, 15, 16, 17 और 18 इनके बारे में देख लेते हैं। यह है आपके समानता का अधिकार। 14 में क्या है? कानून विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष संरक्षण। संरक्षण का अधिकार। ठीक है। ये आपके 14वें में बताया गया है, विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार। 15वें में क्या बताया गया है? 15वें की बात करते हैं। आर्टिकल 15 के जो है ना, 15 के है A, B, C और D, 4 पार्ट हैं 15वें में। चारों की बात कर लेते हैं। ए में तो है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता, है ना। बी में है आपके जो आप किसी भी मतलब आप किसी भी स्थान पर जा सकते हो, स्थान की समानता, है ना। कुएं या तालाब का पानी पीने की स्वतंत्रता भी बी में ही है 15 के। सी में है आपको महिलाओं व बच्चों से संबंधित समानता। बच्चों व महिलाओं। और डी में है आपका SC, ST और पिछड़े वर्ग के लिए। पिछड़े वर्ग के लिए जो है वो इसमें बताई गई है। इसमें बताई गई है और इसमें SC ST के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 16। 16 में क्या है? 16 में है आपको अवसरों की समानता। अवसरों की समानता 16वें में है। 17वें में है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। और 18वें में है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का जो अंत है वो 18वें में बताया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में बात कर लेते हैं। 19 के कुछ पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 19 में A, B, C, D, E और G है। ठीक है। F को इसमें ख़त्म कर दिया गया है। F को कब ख़त्म किया गया था? 19वें में। तो F को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। F को ख़त्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 के A में क्या है, B में, C में, D में और G में क्या है। E में है आपको झंडा फहराने का अधिकार है। झंडा फहराने का अधिकार इसी से मिलता है आपको।
आपको पुतला फूकने का जो अधिकार है वो इसी में मिलता है। मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी आपको इसी में मिलती है, ठीक है। मीडिया या प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी आपको इसी में देखने के लिए मिलती है। आगे बात करते हैं 19 का बी क्या कहता है। 19 के बी में है कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कहीं भी जाकर कर सकते हो। 19 के बी के तहत शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार आपको इसके द्वारा दिया जाता है। इसके सी के द्वारा क्या दिया जाता है? सी में जो है कि आप संगठन बना सकते हो। आपको संगठन निर्माण करने की जो स्वतंत्रता है वो दी जाती है। आप संगठन का निर्माण कर सकते हो। इसी के डी में क्या बताया गया है? डी में बताया गया है कि आप कहीं भी आवागमन कर सकते हो। आपको आवागमन की स्वतंत्रता है। आवागमन की जो स्वतंत्रता है वो इसमें आपको दी गई है। ई में क्या बताया गया है? ई में आप कहीं पर भी जाकर निवास कर सकते हो। आपको निवास करने की स्वतंत्रता है। किसी भी स्थान पर जाकर आप निवास कर सकते हो। आपको ई में यह स्वतंत्रता दी गई है। ई के बाद बचा जी। जी में क्या है? आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हो। यहाँ पर आर्टिकल आपका जो 19 आर्टिकल है वो खत्म होता है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 20 की। 20 में क्या बताया गया है ना? 20, 21 और 21 का ए और 22 इन आर्टिकल की बात कर लेते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो देखिए 20 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि आपको जो दोषी ठहराने के क्षेत्र में, दोषी ठहराने के क्षेत्र में आपको संरक्षण का अधिकार है। दोषी सिद्ध ठहराने के क्षेत्र में आपको संरक्षण का अधिकार इसमें दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? 21 में आपको बहुत सारी चीज़ दी, जैसे गौरवतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको 21 में दिया जाता है। गौरवतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल नंबर 21 में दिया जाता है। आर्टिकल 21 ए क्या है? और हाँ, आपको आर्टिकल 21 में एक निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का अधिकार जो है वो भी दिया जाता है। निजता का अधिकार भी आपको आर्टिकल 21 में ही मिलता है। आर्टिकल 21 ए में क्या है? 21 ए में आपको दिया जाता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो भी आपको आर्टिकल 21 ए में दिया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। 22 में क्या है? 22 में है मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। मनमानी गिरफ्तारी पर जो प्रतिबंध है वो भी आपको इसी में आर्टिकल 22 के अंदर देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके समानता और स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं हम आपका धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल 23 और 24 में, ठीक है। 23 में क्या है? तो आर्टिकल 23 में है बलात्श्रम वैश्वीकृत, जो बलात्श्रम है और जो वस्तुओं की भांति जो मनुष्यों का क्रय विक्रय है, ये भी किस में है? ये आपके आर्टिकल नंबर 23 में है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 24 में क्या है? जो आपका जो बाल श्रम है, बाल श्रम आपका आर्टिकल नंबर 24 में आता है। और बाल श्रम पर रोक कब लगी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल श्रम के ऊपर रोक कब लगी थी। तो बाल श्रम के जो ऊपर रोक है, बाल श्रम या एक्ट जो आया था वो 1986 में आया था। 1986 में आया था। और 14 वर्ष से कम के बच्चों से आप जो है बेकार मजदूरी या नहीं करवा सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 की। आर्टिकल 25 में जो है, जो सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार है, सिक्कों को जो कृपाण रखने का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 25 में ही है। अंतःकरण को, अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 25 में ही है, ठीक है।
आर्टिकल 25 में ही है, अंतःकरण और कृपाण रखने का अधिकार। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की। 26 में क्या है, तो 26 में जो है सरकार धार्मिक कार्यों पर रोक नहीं लगाएगी। जो सरकार है, सरकार धार्मिक कार्यों पर रोक नहीं लगाएगी, धार्मिक कार्यों पर रोक नहीं लगाएगी सरकार, ये बताया गया है 26 में। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 27। 27 में क्या है, 27 में धर्म के लिए सरकार पैसा नहीं देगी। धार्मिक काम के लिए या किसी भी धर्म के लिए सरकार पैसा नहीं देगी, सरकार पैसा नहीं देगी किसी भी धर्म या धार्मिक कार्य के लिए। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28 की। तो 28 में यह है कि धर्म के विरुद्ध कहीं पर भी कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म के विरुद्ध शिक्षा नहीं दी जाएगी, नेवर। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 28। तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं वो खत्म। उसके बाद बात करते हैं हम 29 और 30 की। आर्टिकल नंबर 29 और 30 के बारे में बात कर लेते हैं। 29 में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति, इस पर शब्द पर देखना आप, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है ये जो आर्टिकल है ये प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार, धर्म का प्रचार करने की अनुमति देता है। लेकिन 30वें में है अल्पसंख्यकों को, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का प्रचार करने के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31 जो कि ख़त्म कर दिया है। 32 के बारे में बात करते हैं जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, और यहाँ पर आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो खत्म होते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रीट जारी करता है, 5 रीट जारी करता है। इसे बात यही याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। और 5 रीट जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा जारी करता है, आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा हाई कोर्ट जारी करता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि अब यहाँ से जो आपके आर्टिकल हैं 33, 34 और 35 आर्टिकल नहीं पूछे जाते, 36 पे आ जाते हैं। 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51 तक है डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। 36 से 51 तक डीपीएसपी है और डीपीएसपी से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। डीपीएसपी से भी क्वेश्चन आता ही आता है। अब देख लेते हैं डीपीएसपी से, जैसे आर्टिकल 36 में तो परिभाषा बताई है। 37 आर्टिकल 37 में ये बताया है कि इनके खिलाफ आप न्यायालय में या कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। इनके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते। आर्टिकल नंबर 37 में यह बात करी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 की, 39 के ए और इसी के 39 के डी की। आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में बताया गया है कि राज्य में व्याप्त राज्य असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा, असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा, असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। बात करते हैं 39 के ए में क्या है? निःशुल्क न्याय, निःशुल्क न्याय के बारे में बात की गई है, निःशुल्क न्याय के बारे में बात करी गई है। अब बात करेंगे 39 के डी में क्या है? आर्टिकल नंबर 39 के जो डी है, 39 के डी में है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यह आर्टिकल नंबर 39 के डी में बताया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 के बाद 40, 41, 42 और 43। 40 में क्या है? 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है।
और 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायतों की स्थापना भारत में हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। दो अक्टूबर 1959 को भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 41 की। 41 किसके बारे में बताता है? तो 41 में है नागरिकों की योग्यता के अनुसार शिक्षा व रोजगार प्राप्त हो। शिक्षा व रोजगार, शिक्षा व रोजगार से संबंधित कौन सा है आपका? शिक्षा व रोजगार से संबंधित है आर्टिकल 41। आर्टिकल नंबर 42 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 42 जो है वो महिलाओं को प्रसूति सहायता, महिलाओं को प्रसूति सहायता से संबंधित है। प्रसूति सहायता, महिलाओं को जो प्रसूति सहायता दी जाती है उससे संबंधित है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43 की। 43 क्या है? 43 है आपका जो नरेगा अधिनियम है, नरेगा से संबंधित कौन सा है? 43वां है। ठीक है, नरेगा से। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 44 की, 45 की। दोस्तों अभी हमारे जो है 45 जो आर्टिकल हैं वो हो चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके दो पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। अभी 45 आर्टिकल्स का आपको ये एक पार्ट देखने के मिल जाएगा, और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दूसरा पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, दूसरा पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। आप यहाँ तक के 45 आर्टिकल्स की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ आए या नहीं आई, ये ज़रूर बताना। और आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट मैं लेकर आऊँ तो कमेंट में यस टाइप कर देना, या फिर पार्ट 2 टाइप कर देना। मैं ज़रूर आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक आप इनको याद कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं दूसरा पार्ट डालूंगा तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है आपका देख सकते हो 32 मिनट की यहाँ तक हो चुकी है, तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है। इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।